संस्कृत प्रेम गंगा में आप सभी छात्रों का स्वागत है। मैं हूं प्रेमलता और आज आप एक नए टॉपिक की ओर बढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अपठित गद्यांश। वर्ग नवम के छात्र छात्राओं के लिए आपके सिलेबस में अपठित गद्यांश आता है और उससे संबंधित प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं। इसी क्रम में आज आप लोग अपठित गद्यांश के बारे में सीखेंगे और जानेंगे। अपठित गद्यांश, ये दोनों शब्द का अर्थ पहले समझ लेना होगा। अपठित जो लिखा है ये दो शब्द से बना है, अ धन पठित। पठित माने पढ़ा गया हो, पढ़ा गया हो। और अ माने होता है नहीं, यानी कि इसका शाब्दिक अर्थ ये हुआ कि जो पहले से पढ़ा न गया हो उसे कहते हैं अपठित। और गद्यांश का अर्थ हुआ गद्यांश भी दो शब्दों से मिलकर बना है। गद्य धन अंश बराबर हो गया गद्यांश। तो गद्यांश क्या हुआ, यानी जिसे गाया ना जा सके। ठीक है, जैसे आपका लेख हो गया, निबंध हो गया, कहानी, समाचार, विज्ञापन आदि जो है क्या है, ये सारे गद्य हैं। और गद्य के कुछ अंश को देना है या कुछ भाग या कुछ हिस्सा को, जैसे मान लीजिए आप कोई बड़ी कहानी लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं और उस कहानी का एक छोटा सा हिस्सा दे करके उससे संबंधित प्रश्न पूछा जाए तो वही कहानी का जो छोटा सा हिस्सा है वही गद्यांश कहलाता है। तो इस तरह से बच्चों आप लोग समझे कि जो पहले से न पढ़ा गया हो उसे ही अपठित गद्यांश कहते हैं। चलिए, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। एक बात का ध्यान रखना है कि आपके सिलेबस में, चाहे वो वर्ग 9th के बच्चे हों या 10th के बच्चे हों, उसमें वार्षिक परीक्षा में आपका 2 आता है अपठित गद्यांश। 2 नहीं 4 आता है। उसमें से विकल्प करके देता है कि 4 में से आपको कम से कम 2 अपठित गद्यांश करने होते हैं और दोनों अपठित गद्यांश कुल मिलाकर 13 अंक के होते हैं। तो पहले अपठित गद्यांश की ओर आप लोग पढ़ें। अपठित गद्यांश देने का मतलब ये होता है कि छात्र जो है गद्य के भाव को पढ़कर कितना समझ पाता है और उसके अनुरूप किस प्रकार से उससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर दे पाता है। यानी एक तरह से कहा जाए तो आपकी सीखने की जो क्षमता है वो कितना अच्छा है, कितना बेहतर आप सीख पा रहे हैं, उसको जांच करने के लिए ही अपठित गद्यांश दिया जाता है। तो कभी भी जब अपठित गद्यांश से संबंधित आपको प्रश्न का उत्तर देना हो तो उसके कुछ नियम होते हैं, उसे जान लेना आवश्यक है। जैसे कि यहाँ पर गद्यांश दिया हुआ है, यहाँ पे जो गद्यांश दिया है इसे आप क्या करेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे। ये जो मूल गद्यांश है आपका, ठीक है, इस मूल गद्यांश को आप बार बार 2, 3, 4 बार, 5 बार मन ही मन पढ़ेंगे। और जब आप बार बार इसको पढ़ेंगे तो पढ़ने से क्या होगा कि इन सारे शब्दों का अर्थ आपको समझ में आएगा और अर्थ के साथ साथ ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आएगा कि किस विषय वस्तु पर यह गद्यांश
दिया गया है। जब आपको ये पूरा मूल भाव इसका पता चल जाएगा, यानी ये किस विषय से संबंधित टॉपिक है, शीर्षक है, तो आपको और आसानी होगी इन प्रश्नों का उत्तर देना। तीसरा है कि इससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे, इससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे, जैसे कि यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है, एक पदेन उत्तरत में 2 प्रश्न है और पूर्ण वाक्यन में 2 प्रश्न हैं, और एक प्रश्न आपका किससे है, समुचित शीर्षक देने से है। यानी कि कुल मिलाकर के आपका जो है ये 7 अंकों, 5 अंक, 4 2 6 1, 7 अंकों का है। अब इसमें कह रहा है कि जब आपसे प्रश्न पूछा जाए तो ये सारे प्रश्नों का उत्तर आपको कहाँ से देना है, इस गद्यांश से ही ढूंढ कर देना है। कहाँ से देना है, गद्यांश से ढूंढ करके देना है, अपने मन से कोई उत्तर नहीं देना है। ये भी गद्यांश के नियम में आता है। इसके बाद क्या जरूरी है कि आप जब भी इसका उत्तर लिखें, गद्य से संबंधित जब भी आप उत्तर लिखें, तो वर्तनी का विशेष ध्यान दें। वर्तनी मतलब मात्राओं की शुद्धता पर ध्यान दें। आपकी स्पेलिंग कैसे है, अंग्रेजी में आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। आपकी स्पेलिंग अगर गलत है तो आपके अंक कटते हैं। इसलिए आप लिखते समय अपने वर्तनी पर विशेष ध्यान दें, ठीक है। और शीर्षक को समझें, यानी आपका जो गद्यांश है उसका मूल भाव किस पर है, पूरा टॉपिक जो है ये किस बेस पर, किस शीर्षक पर, किस विषय वस्तु पर आधारित है, इसको समझें। क्योंकि अंतिम प्रश्न इसमें से पूछता है कि इस गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो आप उसका शीर्षक तभी दे सकते हैं जब आप इसे अच्छे तरीके से इसका अध्ययन करेंगे कि यह पूरा गद्यांश किस टॉपिक पर, किस शीर्षक पर बना हुआ है। तो ये सारे इसके नियम थे। उम्मीद है हमारे बच्चे सभी अच्छे से समझ लेंगे। अब देखिए प्रश्न पूछने का तरीका कैसे होता है, इसके लिए थोड़ा सा ऊपर हम बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न कैसे पूछता है, लिखेगा अधोलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दे। यानी जिस तरह से आपको नियम बता रहा है कि कैसे उत्तर देना है, वैसे ही आप उत्तर दें। सबसे पहले क्या करेंगे, इस लाइन को समझेंगे। कह रहा है ध्यान पूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दें। ज़रूरत किस बात की है कि हमें ध्यान पूर्वक पढ़ना है, मन स्थिर करके पढ़ना है ध्यान पूर्वक। दूसरा है कि जो भी प्रश्न पूछ रहा है सिर्फ उसी के अनुरूप उत्तर देना है। यानी कहने का मतलब है कि कह रहा है कि एक पद में उत्तर दीजिए, तो हमें एक पद या एक शब्द में ही उत्तर देना है, पूरे वाक्य में नहीं देना है। अगर कह रहा है पूरे वाक्य में उत्तर दें, पूर्ण वाक्येन उत्तरेत, तो आपको पूरे वाक्य में उत्तर देना है। वहाँ एक शब्द या एक पद में अगर आप उत्तर देते हैं तो आपके अंक कटेंगे। आया समझ में। अगर कह रहा है कि आप समुचित शीर्षक उसका लिखिए, जैसे अंतिम प्रश्न यही है, अस्य गद्यांश एक समुचित शीर्षक हम लिखत, तो इसके जगह पे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पूरा गद्यांश ही छाप देते हैं, या 2-3 लाइन लिखते हैं, या 4 लाइन लिखते हैं, या 2 लाइन लिखते हैं, जबकि ये सही तरीका नहीं है। शीर्षक तो बस उसका नाम देना है, तो ये गलती आप नहीं करेंगे। चलिए इतना सब समझने के बाद ही आप इस पर बढ़ेंगे। अब क्या कह रहा है उसे हमें फॉलो करना है। यानी क्या कह रहा है कि ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके बाद प्रश्नों के उत्तर को देना है। सबसे पहले ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। कह रहा है ऋतूनाम श्रेष्ठः वसंतः अस्ति, ऋतुओं में श्रेष्ठ वसंत ऋतु है, ठीक। अतः ऋतुराज इति कथ्यते, इसलिए
इसे ऋतुराज कहा गया है। यानी ऋतुओं का राजा किसे कहा गया है? बसंत ऋतु को। आगे है सर्वे कवयः वसंतम वर्णयन्ति। यानी सभी कवियों ने बसंत का वर्णन किया है अपनी अपनी रचनाओं में। ठीक है। संस्कृतस्य महाकवे कालिदासस्य काव्ये वसन्तस्य शोभा अतीव रमणीया अस्ति। संस्कृत के महान कवि कालिदास का काव्य वसंत की शोभा अतीव मने बहुत ही रमणीय यानी मनोहर है या मनमोहक है या सुंदर है। तस्य ऋतुसंहार नाम्ने काव्ये षड् ऋतूनां वर्णनम विद्यते। उनके ऋतुसंहार नामक काव्य में 6 ऋतुओं का वर्णन विद्यमान है। यानी जो कालिदास हैं उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की है, एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है ऋतुसंहार। ठीक है। ये काव्य में है, कविता में है। ठीक है। और उसमें उन्होंने 6 ऋतुओं का वर्णन किया है। आगे कह रहा है कि चैत्र वैशाखयो वसंतः इति संज्ञा वर्तते। चैत्र और वैशाख ये दोनों महीना है, हिंदी महीनों का नाम है। चैत्र और वैशाख महीने को ही बसंत की संज्ञा दी गई है। यानी बसंत ऋतु कब रहती है, कब से कब तक? चैत्र और वैशाख के महीने तक। वसंत ऋतौ पादपेषु लतासु च नूनतानि किशलयानि प्रस्फुटन्ति। बसंत ऋतु में पौधों में और लताओं में नए नए किशलय यानी कलियां प्रस्फुटन्ति यानी निकलती हैं। कब? बसंत ऋतु में। आगे क्या कह रहा है? आम्र वृक्षेषु मंजर्य जायन्ते। यानी आम के पेड़ों में मंजर लग जाते हैं। बहुविधानि पुष्पाणि वृक्षेषु लतासु च विकसन्ति। बहुत प्रकार के, विविध मने अनेक प्रकार के। ठीक है। बहुवचन है। बहुविधान यानी अनेक प्रकार के पुष्पों में, वृक्षों में, लताओं में पुष्प खिल जाते हैं। ठीक है। वृक्षों और लताओं में पुष्प अनेक प्रकार के खिलते हैं। आम्राणाम उद्यानेषु कोकिला कूजन्ति। आमों के बगीचे में कोयल कूजती है। यानी जो कोयलें जो होती हैं उसमें कूकती हैं या कूजती हैं। विकसितेषु कुसुमेषु भ्रमराः गुंजन्ति। खिले हुए पुष्पों पर या फूलों पर भंवरे गूंजते हैं या गुनगुनाते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं इससे संबंधित प्रश्न कैसे पूछा जा रहा है, ये ध्यान देना है। कह रहा है पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत। यानी एक शब्द में उत्तर दीजिए, एक पद में उत्तर दीजिए। इससे संबंधित कितने प्रश्न हैं? प्रश्न क और ख। दोनों की प्रश्नों का अंक क्या है? 1 नंबर। एक अंक का है दोनों, यहाँ लिख दिया गया। अब प्रश्न कह रहा है कि ऋतूनाम श्रेष्ठः कः। पहला प्रश्न है। दूसरा है कस्मिन् काव्ये षड् ऋतूनां वर्णनम विद्यते। दोनों प्रश्नों का उत्तर एक पद में देना है और दोनों ही प्रश्न 1-1 अंक के हैं। यानी कि 2 अंक मिलेंगे 2 प्रश्नों के उत्तर। अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। दूसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, यानी पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। अब इसमें भी आपका जो है 2 प्रश्न हैं।
पहला दिया है क, दूसरा ख। इसमें कह रहा है कि कयो मासयो संज्ञा वसंतः वर्तते, यानी किस मास को संज्ञा की बसंत की संज्ञा दी गई है। और दूसरा है बसंत ऋतौ किम किम भवति, यानी बसंत ऋतु में क्या क्या होता है। और प्रश्न संख्या देखो, दो प्रश्न है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। और दोनों के कुल कितने अंक हैं? 4। ऊपर था 2, नीचे हो गया 4। अब अंतिम जो प्रश्न है वो है तीसरा। अस्य गद्यांशस्य एकम समुचितम शीर्षकम लिखत, यानी इस गद्यांश का एक समुचित यानी उचित शीर्षक लिखिए, यानी पूरा विषय वस्तु किस पर है उसका एक नाम दे दीजिए। ठीक है, तो ये आपको आपकी जब परीक्षा होगी तो इसी तरह से आपको गद्यांश मिलेगा, जरूरी नहीं है कि यही मिलेगा। इस बात को ध्यान में रखना आवश्यक है। बस इसी प्रक्रिया से आपके साथ प्रश्न आएंगे। ये आपका जो है वार्षिक परीक्षा में कक्षा 9 में दिया था। जो 10th में इस साल गए हैं उन्हें पता होगा। ये वर्ग 9th का था। हमने एग्जाम्पल के तौर पे ये समझाने के लिए इसका प्रयोग इसलिए किया है ताकि बच्चे इस बात को बखूबी समझ पाओ कि इसी तरह के प्रश्न जो है वार्षिक परीक्षा में आते हैं, तो इसी बेस पर हमको तैयारी करनी है। ये आपका पूरा टॉपिक हो गया प्रश्न का। ठीक है, अब आते हैं इसमें। चलिए, अब किसी बच्चे के मन में ये होगा कि मैम आपने उत्तर इसमें लिखा ही नहीं है। हाँ, मैंने उत्तर अलग से लिखा है, क्योंकि जब इस तरह का आपके सामने प्रश्न पत्र मिलेगा तो आप उसमें कैसे लिखेंगे उसको ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पर उत्तर अलग से लिखा है, ताकि आप इसी के अनुसार जब भी परीक्षा में आप उत्तर देंगे तो उस अनुसार से देंगे। अब देखिए, प्रश्न संख्या 1 उत्तरम, यहाँ पर क्या था आपका? यहाँ पे आपका था प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 है और प्रश्न संख्या 1 और यहाँ पे है उसी को हमें अलग से जब नीचे उत्तर देना है तो सबसे पहले हम उसे ही लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है प्रश्न संख्या 1 उत्तरम, यानी प्रश्न संख्या 1 का उत्तर। उसके बाद क्या लिखेंगे? प्रश्न 1 पदेन उत्तरत, ये वाली लाइन लिखेंगे। ठीक है, प्रश्न नहीं लिखना है, प्रश्न को नहीं लिखना है, केवल उत्तर ही लिखना है। लेकिन इसको हमें लिखना इसलिए है कि ताकि जो भी कॉपी का मूल्यांकन करते हैं, यानी कॉपियों का जांच जो करते हैं, उन्हें समझने में आसानी होती है, अंक देने में आसानी होती है। उससे क्या होता है कि आप जो भी प्रश्न का उत्तर दिए रहते हैं तो कौन से प्रश्न का कितना अंक देना है यह मूल्यांकनकर्ता को आसानी से समझ में आती है और कम समय में आपकी कॉपियों का अच्छे तरीके से मूल्यांकन होता है और आपके अंक नहीं कटते हैं। ठीक, ये आप समझ गए होंगे। अब देखिए, यहाँ प्रश्न पूछा था, क्या पूछा था प्रश्न कि ऋतु नाम श्रेष्ठ कह, ऋतुओं में श्रेष्ठ कौन है? तो आप यहाँ पर उत्तर देंगे वसंत ऋतु, यानी ऋतुओं में श्रेष्ठ कौन है? वसंत ऋतु। और दूसरा प्रश्न इसमें ये है कि कस्मिन काव्ये षड ऋतूनाम वर्णनम विद्यते, यानी किस काव्य में 6 ऋतुओं का वर्णन विद्यमान है या किया गया है। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे आप? इसका उत्तर है
ऋतु संहारः, ऋतु संहारः। देखिए, ये जरूरी नहीं है हम जो प्रश्न दे रहे हैं यही प्रश्न आपका आए, यही गद्यांश आए। इसमें पूछने का तरीका भी बदल देगा। बस आप इसके देने के पीछे का प्रयोजन ये समझिए कि अपठित गद्यांश आता कैसे है और उससे संबंधित प्रश्न पूछे कैसे जाते हैं। तो ये हो गया आपका ऋतु संहार। ठीक, अब कह रहा है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। ये आपका प्रश्न संख्या 2 हो गया। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 2 में क्या पूछा था, चलते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न कह रहा था कि कयो मास, कयो मासयो संज्ञा वसंतः वर्तते, किन महीनों को, किन मास को बसंत की संज्ञा दी गई है, बसंत के नाम से जाना जाता है। तो उत्तर में आएंगे आप और उत्तर क्या लिखेंगे, आप उत्तर लिखेंगे चैत्र वैशाखयो, चैत्र वैशाख्यो बसंत इति संज्ञा वर्तते। और बच्चों जो मुख्य बात है वो ये है कि आप इसे भली भांति समझ लें कि ये सारे प्रश्नों का उत्तर आप कहाँ से दे रहे हैं, यहाँ अपने अपठित गद्यांश से। जैसे कि ऋतूनाम श्रेष्ठा बसंता अस्ति, यहाँ से आपका पहले का उत्तर बना था। दूसरा आपका पहले के क का यहाँ बना और पहले के ख का उत्तर यहाँ बना। और तीसरा जो कह रहा है कि किसके संज्ञा दी गई है चैत्र मासे को, तो ये आपका दूसरा का पहला हो गया, यानी क हो गया। समझ गए होंगे आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। अब कह रहा है प्रश्न, प्रश्न क्या कह रहा है कि बसंत ऋतु, यानी बसंत ऋतु में क्या क्या होता है, यानी बसंत ऋतु जब आता है तो उस समय वातावरण में क्या क्या बदलाव होते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हमें अपने मन से नहीं देना है, हमें कहाँ से देना है, इस प्रश्न का उत्तर भी हमें यहीं से ढूंढ कर देना है। देखो आपके सभी प्रश्न के उत्तर यहीं पे है। एक यहाँ दिया है बसंत ऋतु पादपेषु लताश्च नूतनी नूनतानि किशलयानि प्रस्फुटन्ति, यानी बसंत ऋतु में पौधों और लताओं में नए नए कलियाँ निकल जाती हैं या फूट जाती हैं या खिल जाती हैं। आम के वृक्षों में मंजर हो जाते हैं, बहुत सारे वृक्षों में और लताओं में विविध प्रकार के पुष्प आ जाते हैं। आम के बगीचे में कोकिलें यानी कोयलें गाती हैं और खिले हुए पुष्पों पर भंवरे गुनगुनाते हैं। यही उत्तर आपको नीचे लिखना है, यहाँ पर दिया गया है बसंत ऋतु पादपेषु लताश्च नूतनानि किशलयानि प्रस्फुटन्ति आम्रम वृक्षेषु मंजरा जायन्ते। हाँ, एक चीज़ बच्चों के मन में होगा कि मैम यहाँ तो आपने एक ही लाइन में उत्तर दिया और यहाँ पे आप 4 लाइन कर दिए। बच्चों जिस तरह से गद्यांश में उत्तर होंगे हमें उसी प्रकार से उत्तर देना है, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये 2 अंक के हैं। कितने अंक के हैं? 2 अंक के हैं। तो 2 अंक वाले में ये 2 नंबर का है और ये भी 2 नंबर का है, 2-2 अंक के हैं ना। तो ये आपको सटीक उत्तर कहाँ से देना है, आपके गद्यांश से देना है। तो उसमें जो उत्तर है वो आपको लिखना आवश्यक है। यहाँ आप एक लाइन लिखकर छोड़ देंगे तो आपके अंक कटेंगे, क्योंकि प्रश्न कह रहा है कि बसंत ऋतु में क्या क्या होता है। तो गद्यांश जो बताया है कि ये होता है बसंत ऋतु में, पौधों में लताओं में नई नई कलियां खिल जाती हैं, आम के वृक्षों में मंजर उत्पन्न हो जाते हैं, बहुत सारे वृक्षों में लताओं में पेड़ पौधों में पुष्प आ जाते हैं, और आम के बगीचे में कलियां जब खिलती हैं तो कोयल कूजते हैं और पुष्प जो है जब खिलते हैं तो उस पर भंवरे गुनगुनाते हैं। इतना सारा आपका गद्यांश कह रहा है कि बसंत ऋतु में होता है,
इसलिए आपको ये सभी उत्तर में लिखना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है? अंतिम प्रश्न कह रहा है कि इस गद्यांश का समुचित शीर्षक लिखिए। इस गद्यांश का समुचित शीर्षक लिखिए, यानी ये किस विषय वस्तु पर बना है इसका नाम दे दीजिए। एक कौन से टॉपिक पर इसकी चर्चा की गई है, इस टॉपिक का नाम दीजिए। ठीक है, क्या नाम दिया गया है इसका? आइए उत्तर में क्या लिखेंगे आप? उत्तर होगा वसंत ऋतु। बच्चों, आप ये पूरा टॉपिक जब पढ़े हैं, पूरा गद्यांश को पढ़े हैं, तो घुमा फिरा के पूरा वर्णन जो है वसंत ऋतु पर ही है, इसलिए यह जो है शीर्षक होगा वसंत ऋतु। तो आप लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार से अपठित गद्यांश से प्रश्न आते हैं और कैसे अपठित गद्यांश से प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों। क्लास आपको कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएंगे।